दोस्तों, कभी कभी हम ज़िंदगी के उस पड़ाव पे खड़े होते हैं कि जहाँ पर हमें मुसीबतों का सामना करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब मुसीबत आते हैं तो उन्हीं को दूर करने के लिए जब हम गलत फैसला लेते हैं तो समझ लो उस दिन से हमारा बेहस्ता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना पर सेम ऐसा ही कहानी एक औरत पे जाकर बनती है, क्योंकि औरत के सामने कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, बस उसी से छुटकारा उसने पाने के लिए एक ऐसा गलत रास्ता अपना लिया जिसकी वजह से वह खुद इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई अब निकल कर खुद पुलिस लाती है, इसके सुनकर लोगों के होश और रोंगटे भी खो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना एक ज़िला पड़ता है घाघरा के बगल, इधर बस्ती ज़िला, उसी के अंतर्गत एक जाना माना पुराना बस्ती अब थाना भी पड़ता है। जो रोड था उसी रोड के बगल में एक व्यक्ति पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, और वह जो व्यक्ति होते हैं उसी समय देखकर अब चौक से जाते हैं, तुरंत इसकी जो सूचना होता है अब चौकी पारी इलाके में दे देते हैं। अब वहाँ के चौकीदार बाबू लाल जैसे खबर पाते वहाँ भी पहुँचते हैं, नज़ारा देखते तुरंत अपना फ़ोन निकालते हैं और अपने ही थाने में सूचना भिजवा देते हैं पुरानी बस्ती में। वहाँ के थाना प्रभारी अब रणधीर सिंह मिश्रा अब जैसे पुलिस खबर पाने के बाद उसी वक्त जो होता है अपने दल बल टीम को लेते फिर उस टीम को भिजवाते हैं और चंद मिनट के अंदर घटना पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि सही में एक युवक पूरी तरह से वहाँ मृत अवस्था में अब पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग अब 23 से 24 साल के आसपास होता है। पुलिस की जो टीम होती है सोचती है कि आखिर यह व्यक्ति अगर यहाँ आया तो कैसे आया और यह रहने वाला कहाँ, इसलिए पुलिस की टीम वहाँ पर काफ़ी लोगों से शिनाख्त करवाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति शिनाख्त नहीं कर पाता। पुलिस की टीम जेब तलाशी भी लेती है, लेकिन शिनाख्त के लिए कोई अच्छे परिचय और ना कोई कागज़, ना कोई आधार कार्ड, ना कोई पैन कार्ड निकल पाता है। पुलिस के सामने अब यही चैलेंज बन जाता कि आखिर जब तक शिनाख्त नहीं हो पाएगा तब तक हम इस लड़के के हत्यारे तक पहुँच नहीं पाएंगे। और वहाँ पर थाना प्रभारी इधर रणधीर मिश्रा जो होते हैं एक्शन में आते हैं, पुलिस की टीम को लेते अपने हिसाब से घटनास्थल का निरीक्षण भी करवाते हैं। अब जो थोड़ा बहुत सबूत भी मिलता है मिट्टी के कण, उसको भी सबूत के तौर पर इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन पुलिस को यही अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो, यह अज्ञात डेड बॉडी यहाँ किसी ने लाकर डंप किया है, हत्या तो कहीं और किया गया है। पुलिस की जो टीम होती है वही पंचनामा करती है और फोटो शूट करवाती है, जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने उतने उसमें सर्कुलेट करवा देती है और पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध जो होता धारा 302 और 201 के तहत अब चौकी पारी थाना पर गांव के रहने वाले चौकीदार बाबू लाल की तरफ से दर्ज कर लिया जाता है। इधर पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए नज़दीकी पुलिस थानों से संपर्क करते हुए अब इस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। काफ़ी गांव में जाती है, वहाँ लोगों से पूछताछ करती है। यहाँ तक पुलिस की जो टीम होती है जगह जगह उस अज्ञात डेड बॉडी का अब पोस्टर भी चस्पा करवा देती है, बस स्टैंड और स्टेशन, और यहाँ तक कि जितने भी करीबी जो होता है लौटते उनमें भी चस्पा करवा दिया जाता है, ताकि अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त जल्दी से हो जाए। और इधर शिनाख्त ना हो पाने की वजह पर उसकी टीम जो होती है लगभग 20 दिन का वक्त ऐसे निकाल देती है। लेकिन जैसे ही अब इधर 25 मार्च का वक्त होता है तो उसी वक्त अम्बेडकर नगर के रहने वाले एक जाने माने चंद्रमणि उर्फ नानू होते हैं, उनका मूल निवास जो होता है अब नूनशिला होता है, और मौके पर वह जो होता है बस्ती के बस स्टैंड पर पहुंचते हैं कुछ काम के लिए। और वहीं जब पहुंचते देखते हैं कि एक पोस्टर जो होता है चस्पा किया गया हुआ है अज्ञात डेड बॉडी के नाम से, और नीचे जो होता है फोटो को जब देखते उनके मन में बड़ी तेज से हलचल मच जाती है, क्योंकि फोटो को देख कर कहीं लग जाते कि या तो हमारा अपना रिश्तेदार प्रदीप उपाध्याय है, जो ठीक फैजाबाद जिले के रहने वाले किसड़ा उपाध्याय का ही अपना ही सगा बेटा है, जो ठीक 20 दिन से घर से लापता है। और तभी पर आप फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन निकालने के बाद अब फैजाबाद के रहने वाले किशोर उपाध्याय के पास कॉल कर देते, कहने लग जाते हैं कि हम जो होता है बस्ती के अब जो बस स्टॉप है वहीं खड़े हुए हैं, और यहाँ जो दीवार उसी दीवार पर एक जो होता है अब पोस्टर चस्पा हुआ है, लेकिन उसी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी का फ़ोटो लगा हुआ है, अज्ञात फ़ोटो। वह फ़ोटो देखकर हमारे मन में यकीन हो चुका है, बस करो वह अज्ञात है
डेड बॉडी किसी और का नहीं, वह प्रदीप उपाध्याय का है। यह बात जैसे ही कृष्णदेव उपाध्याय से होते उसी वक्त अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेते हैं और लेने के लगभग कुछ घंटे के अंदर सीधा बस्ती के उसी बस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मौके पर वहीं चंद्रमणि उर्फ नानुक होते हैं। और वहाँ जब पहुँचने के बाद कृष्णदेव भाव जैसे ही देखते पोस्टर को देखकर सिनात करने लग जाते हैं कि हमारा अपना बेटा प्रदीप उपाध्याय है। और तुरंत जो होता है कृष्णदेव उपाध्याय और इधर खुद जो होता है चंद्रमणि उर्फ ननकू जी, दोनों अब वहीं पुरानी बस्ती थाने पहुंच जाते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी अब रणधीर मिश्रा से मुलाकात कर लेते हैं। उनके सामने कहने लग जाते हैं कि साहब, यह जो पोस्टर लगा हुआ था बस्ती के ही बस स्टॉप पर ही, यह पोस्टर में छपा हुआ अज्ञात डेड बॉडी साहब का शिनाख्त हमारे बेटे के रूप में हो रहा है, जिसका नाम प्रदीप कुमार है। मौके पर साहब गोरखपुर के ही जाना माना ITI एक स्कूल होता है, उसी जाकर ITI भी कोर्स भी करता है। और वहीं एल्युमिनियम का एक फैक्ट्री होता है, उसी के बगल साहब कमरा लेकर रहा करता था। और साहब ठीक जो होता है 7 मार्च को ही वह कमरे से निकला था, लेकिन साहब उसका अता पता नहीं चल रहा। हमने साहब 2 दिन बाद गोरखपुर थाने में जाकर साहब अपने बेटे प्रदीप उपाध्याय का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस की जो टीम होती है, अब कुछ साच रखा होता है, चप्पलें होती हैं, कपड़े होते हैं जो जले होते हैं। पुलिस की टीम लाकर जब सामने रखने के बाद कृष्णदेव उपाध्याय देखकर वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है, अब उधर कुछ साज उनके सामने रखती है, साज की वजह से यकीन हो जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इस केस की छांट पड़ताल करने के लिए पुलिस की टीम इधर सबसे पहले बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर केस के सिलसिले को आगे बढ़ाती है। अब इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले यह पूछताछ करने के लिए पहुंच जाती है जहां पर प्रदीप उपाध्याय जो होता है किराए के तौर पर रहा करता था। और जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है कमरे पर, वहां पर लोगों से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता कि हाँ, प्रदीप उपाध्याय का ही एक अपना बहुत ही करीबी गहरा दोस्त है। ठीक इधर अब गोंडा का ही जाना माना मनकपुरा एक हरसिंहपुरवा गांव पड़ता है, वहीं का रहने वाला होता है। और उसके साथ ऐसी दुश्मनी हो चुकी होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब पुलिस की जो टीम होती है शंका के घेरे में अखिलेश पांडे को ले लेती है। और इसीलिए पुलिस की टीम अब इधर प्रदीप उपाध्याय के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और घटना पर मौजूद लाट लोकेशन में निकलवा लेती है। तो पता चलता है कि इधर प्रदीप उपाध्याय के मोबाइल पर 7 मार्च को ही अब एक शाम के टाइम एक कॉल है हुआ होता है। उस कॉल के बाद जब पुलिस के नंबर अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है उस नंबर को, तो पता चलता हुआ जो नंबर होता है ठीक अखिलेश पांडे का होता है, जो गोंडा का ही जाना माना मनकपुर इधर हरसिंहपुरवा गांव का रहने वाला होता है। लेकिन जब पुलिस की टीम पूरी तरह से अब प्रदीप पांडे के मोबाइल नंबर का पूरा CDR देखती है तो पता चलता है प्रदीप पांडे के मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर होता है और वह युवती का नंबर होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब उस युवती के बारे में जानकारी तो पता चलता है युवती कोई और नहीं होती है बल्कि नन्हू पांडे के ही अपनी सगी बहन होती है, जिसका नाम काल्पनिक राधिका होता है। अब पुलिस की टीम समझ जाती है मामला प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब तक हमारे सामने अखिलेश पांडे नहीं आएगा तब तक हमें जो होता प्रदीप उपाध्याय का हत्या का राज का खुलासा करने में बड़ी कठिनाई होने वाली है। इसीलिए पुलिस की टीम पहुंचती है, टीम लेकर गोंडा ही उसी हरसिंहपुरवा में ही। लेकिन पता चलता उसका तो लगभग 2 हफ्ते से आता पता नहीं। पुलिस की टीम उसी वक्त उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डलवा देती है और इधर मुखबिर को भी अलर्ट कर देती है। मुखबिर भी लग पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब 3 दिन का वक्त बीतता तो उसी वक्त मुखबिर के द्वारा पता चल जाता है कि मौके पर प्रदीप उपाध्याय का जो अपना करीबी दोस्त होता है नन्हू पांडे उर्फ अखिलेश पांडे, वह ठीक अपने ही सगे इधर साले के घर मौके पर पैकोलिया रुका हुआ है। और पुलिस की टीम वहाँ पहुँच जाती है और धर दबोचती है तो वहाँ जो होता है उसके 2 करीबी दोस्तों को भी पुलिस की टीम अपने कस्टडी में लेती है। पता चलता एक दोस्त का नाम होता है आवेदन नीरज पांडे और दूसरे का नाम होता है सुनील पांडे। और पुलिस की टीम तीनों को लेती है और बस्ती के पूर्वा पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही शक्ति दिखाती है तो उसी वक्त तीनों के तीनों टूट जाते हैं और नन्नू पांडे कहने लग जाता कि साहब क्या करें, अपनी मजबूरी थी, अगर कोई हमारी बहन के साथ ऐसा करेगा तो हम कतई छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो सच्चाई अब तीनों मिलकर रखते हैं प्रदीप उपाध्याय की हत्या के राज के बारे में, इसे सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जो जिला पड़ता है इधर एक फैजाबाद,
उसी फैजाबाद को लोग अब अयोध्या कांड के नाम से जानते हैं, मशहूर कर रखे हैं। वहीं के रहने वाले किसड़ा उपाध्याय होते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं। उनका एक बड़ा बेटा भी होता है, प्रदीप उपाध्याय। लेकिन किसड़ा उपाध्याय जो होते हैं मौके पर एक रेलवे कर्मचारी होते हैं, बनारस में रहकर अपने पूरे परिवार से ही जो होता गुजारा बसारा करते थे। लेकिन उनका जो बेटा होता है प्रदीप उपाध्याय, जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो वो ITI की कोर्स करने के लिए इधर जो होता है श्री गुरुगांव निकल आता है। अल्मुनियम का एक फैक्ट्री होता है, वहीं बगल में एक कमरा लेता हुआ भी किराए के तौर पर वहीं रहना शुरू कर देता है और वहीं से अपने कॉलेज के लिए बराबर जो होता है उसका अब आना जाना हो जाता है। लेकिन आने जाने के बीच उसकी जो मुलाकात होता है जाकर इधर अखिलेश कुमार पांडे और नन्नू पांडे से हो जाता है, जो ठीक इधर उत्तर प्रदेश का जाना माना जो गोंडा जिला पड़ता है उसी का मनकापुरा कस्बा भी पड़ता है, उसी के अंतर्गत हरसिंहपुरवा गाँव पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला होता है। मौके पर पुलिस का हिस्ट्री टीटर के नाम से एक ही बहुत बड़ा मुखबिर होता है, जिसकी वजह से उसका काफ़ी एरिया में पहचान बनाता है। पहचान बनने की वजह से दुकान पर जब मुलाकात जाकर अब इधर प्रदीप उपाध्याय से होता नन्नू पांडे का, तो दोनों अपने मन की बात शेयर दूर करना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि दोनों का पढ़ाई का जो रास्ता होता है एक ही होता है, लेकिन इसी बीच दोनों के बीच दोस्ती भी बन जाती है। दोनों एक दूसरे के दुखों को शेयर भी करना शुरू कर देते हैं। बराबर जो होता है महीने में 15 से 20 बार मिलना जुलना हो जाता है। और कभी कभी नन्नू पांडे जो होता है प्रदीप उपाध्याय के कमरे पर आने लग जाता है, जिसकी वजह से सेवा और पानी करने में कोई कसर भी प्रदीप उपाध्याय नन्नू पांडे का नहीं छोड़ता है। और कभी कभी अपने घर भी लेकर जो होता है प्रदीप उपाध्याय को नन्नू पांडे पहुंच जाता, वहाँ भी सेवा पानी खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं दिखाता। तभी इसी बीच जो होता अचानक प्रदीप उपाध्याय की जो नज़र होता है नन्नू पांडे की अपनी एक सगी बहन भी होती है, जिसका काल्पनिक नाम होता है राधिका। देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती, चंचल भी होती है। लेकिन इनके बीच जो होता है ऐसे मेल मिलाप होता है कि दोनों अब प्रेम प्रसंग चालू कर देते हैं। और प्रेम प्रसंग के बीच दोनों के मोबाइल नंबर व्हाट्सएप जरिए बराबर बातें शेयर होना शुरू हो जाते हैं। और इधर चोरी छुपे अब जो होता है मौका निकाल कर राधिका और प्रदीप के बीच प्रेम रिश्ता भी पनप जाता है। यह सिलसिला चलता है और चलते चलते पूरे मोहल्ले में जो होता है जब फैल जाता है इधर हसरपुरवा में, तो लोग चर्चा भी करना शुरू करते हैं। इसकी खबर बड़ी जल्दी जाकर नन्नू पांडे को लगता है और जब खबर पाता उसी वक्त पूरी तरह से हिल्स आ जाता है। अपनी बहन के ऊपर दबाव मारता कि आज के बाद तुम्हारे हाथ में कभी मोबाइल नहीं आएगा और ना तुम कहीं सिलाई सीखने के लिए बाहर निकल पाओगे। इस तरह में दबाव की वजह से राधिका अपने घर में कैद होकर रह जाती है। लेकिन इधर जो होता है खुद अपने दोस्ती के नाते रिश्ते को समझाते बुझाते शांत करने का मोह तो देता है, लेकिन दोबारा जो होता है राधिका प्रदीप उपाध्याय से मुलाकात करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। फिर दोबारा खबर जाकर नन्नू पांडे को लग जाता है। जब नन्नू पांडे खबर पाता है तो इधर जो होता है प्रदीप उपाध्याय के सारे बैकग्राउंड की जानकारी भी ले लेता है। उसको लगने लग जाता है प्रदीप उपाध्याय का परिवार भी ठीक ठाक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, रिश्ते में कोई कमी नहीं दिखेगी, जिसकी वजह से खुद प्रदीप के पास पहुंचता करने लग जाता कि चलो हम दोनों के बीच दोस्ती इसको रिश्ते में तब्दील किया जाए। अब यह बात जब प्रदीप उपाध्याय सुनता उसके मन में हिलचोरे मच जाते हैं, शंका होने लग जाता कि हम शादी कतई नहीं करेंगे। लेकिन यह बात जब कहता उसी भी झगड़े तकरार होते तभी प्रदीप उपाध्याय अपना मोबाइल निकालता। उसी मोबाइल में जो होता है इधर मौके पर प्रदीप उपाध्याय और उसकी जो प्रेमिका होती है राधिका के कुछ काल्पनिक आपत्तिजनक फोटो भी होते हैं, जिसको देखकर उसी वक्त नन्नू पांडे सन्न रह जाता और कहने लग जाता कि हमारे प्यार में अगर अड़ंगा बनोगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। लेकिन यही बात सुनकर जो अपने घर पहुंचता है तो पूरी रात सो नहीं पाता है, क्योंकि वह पूरी मामले को समझ जाता है। बस करो प्रदीप ने हमारी मजबूरी को फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से उसी वक्त बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है। और उसी फैसले के तहत जो होता है इधर खुद नन्नू पांडे और अखिलेश पांडे जो होता है अपने 2 करीबी अहम दोस्तों से मुलाकात भी करता है। उसके जो दोस्त होते हैं उसी की तरह से स्ट्रीट रीडर का काम भी किया करते थे, जो ठीक है जिसका नाम एक नीरज पांडे होता है और दूसरे का नाम सुनील होता है। दोनों को अपने प्लान में शामिल कर लेता है और प्लान के तहत जैसे ही अब 7 मार्च साल 2016 का वक्त होता है, वहीं शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है खुद इधर नन्नू पांडे और प्रदीप उपाध्याय के पास फ़ोन कर देता है। पहले तो माफ़ी मांगता है, फिर कहने लग जाता कि यार हम दोनों मिलकर पार्टी करना चाहते हैं और पार्टी हम तुम्हें ऐसा देंगे ताकि ज़िंदगी भर याद रखो। यह बात सुनकर प्रदीप उपाध्याय उसी वक्त बड़ी जल्दी नन्नू पांडे की बातों में आ जाता है और ठीक जो होता है गोरखपुर से अब मानक एक्सप्रेस पकड़ता है। पकड़ने के बाद अब मानकपुरवा पहुंच जाता है एक घर में, और जैसे पहुंचता तो उसी घर में सुनील और ब्रिज किशोर मौके पर होते हैं, उसके करीबी दोस्त होते हैं। और इधर नीरज और साथ में सुनील भी होते हैं।
नीरज जो होता है उधर उसका अपना सगा साला होता है और बगल में खड़ा हुआ नन्हू पांडे भी होता है। लेकिन जैसे पांचों को पांचों उसी घर में घुसते हुए देखते प्रदीप को तो डंडे से पिटाई करना शुरू करते और वहीं जो होता है बड़े बेरहम तरीके से बेहोशी की अवस्था में सुला देते हैं। फिर अपने ही सेंट्रो कार में ले जाकर अब नन्हू पांडे नम करता है। फिर कार को जो होता है चलाते चलाते बड़ी दूर निकल जाता है और तभी चैनपुरवा के हाईवे के जब करीब पहुंचता है तो और ब्रिज देता उसी के नीचे ले जाकर अब इधर प्रदीप उपाध्याय की बॉडी को डंप कर देता है और फिर वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के खुद जो होता है नन्हू पांडे की तरफ से जाता है, पता चलता है नन्हू पांडे जो होता है कोई साधारण किस्म का आदमी नहीं होता बल्कि उसके खिलाफ थाने में बस्ती के गोंडा के इलाके में कई सारे लगभग 12 मुकदमे दर्ज होते हैं और इधर नीरज और सुनील के ऊपर भी कई जगह पर मुकदमे दर्ज होते हैं लूटपाट हत्या आरोपी के। तो उसकी जो टीम होती है कुख्यात अपराधी मानकर अब ले जाती है इन पांचों को वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में पांचों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें दोस्तों। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।